हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। सो इन दिस सीरीज वी आर बेसिकली कंटिन्यूइंग आवर इग्नू सीरीज विच इज बेसिकली द इग्नू जून 2026 टी एग्जामिनेशन. ओके, so this is basically related to the MGPE 007 which is non-violence movement after Gandhi, right? सो बेसिकली इस पेपर में हम क्या बात करेंगे. ऑलरेडी इफ़ यू आर फॉलोइंग माई इग्नू सीरीज 2026 टी 2026 एग्जामिनेशन जून. सो इन दिस सीरीज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द जून 2026 जून टी एग्जामिनेशन, राइट. सो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे क्या मतलब है. बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कैसे जान रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है इन द टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, राइट. सो बेसिकली we already have show मतलब basically we already gone through the last 2 to 3 years PYQs of IGNOU of this particular paper, and after analysis of the paper we basically come to the priority topics. We basically ask basically every 6 months because IGNOU's paper conducted every 6 months, the June cycle and the December cycle. So after looking all these papers we came to the point that there is a priority topics, high priority, low priority topics and other areas too. So basically these are the analysis which taken from the PYQs of the IGNOU particularly, and उसके बाद हमने जो भी बेसिकली ये एनालिसिस करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं वो बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे फॉर द हाई स्कोरिंग ऑफ कोर्स. एंड इन दिस क्लास वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द हाउ टू राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर. We will look upon the blueprint of the questions answer writing, and also with some keywords which is associated with the this particular topics if we talking about, right, and the how to write an answer, also some concepts in the very easy language, as well as thinkers, quotations. Basically these whole things make an answer well structured, and basically this shows that you have a good understanding or good command on the language of the IGNOU, and basically you are answering the demand of the question, right. So all of this we will look upon this. ठीक है, so let's move this. Let me first take a point. So basically what are the agendas of this class? Our agendas of this class is first well structured answer लिखेंगे हम, ठीक है. After writing well structured answer we will basically divide it into body, basically intro. इंट्रो हम कैसे लिखेंगे? इंट्रो हम क्वेश्चन से ही देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिमांड है, उसके बेस पे हम अपना इंट्रो खुद बनाएंगे. अगर क्वेश्चन में कुछ एक पर्टिकुलर कीवर्ड पूछा गया है कि अगर हम इसमें गांधी के बेसिकली आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, इफ यू टॉकिंग अबाउट द नॉन वायलेंस मूवमेंट, राइट, नॉन वायलेंस इफ पर से और ऑल्सो नोन एज अहिंसा, राइट. नॉन वायलेंस हो गया हमारा, सर्वोदय के कॉन्सेप्ट्स हो गए, वेलफेयरिज्म, राइट, स्वराज हो गया, सत्याग्रह हो गए, the truth seeking, right. So these are the keywords. So you can, if question is asking about the keywords and their contribution, right, in the relevance time, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या इंट्रो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट डिफाइनिंग दीज वर्ड्स, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो, ठीक है. एंड गांधी जी की टाइमलाइन बता देंगे, गांधी जी का रेलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम्स भी देखेंगे, ठीक है. इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी, हम देखेंगे क्वेश्चन में डिमांड क्या है, कि कॉन्ट्रीब्यूशंस पूछ रहा है, फीचर्स पूछ रहा है, या ना द फंक्शंस एंड दिस आर थिंग्स बेसिकली जो पूछ रहा है उस पर हम देखेंगे. एंड वी टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन पार्ट, तो कंक्लूजन से पहले हम एक क्रिटिकल एनालिसिस भी देंगे. आफ्टर बॉडी एंड कंक्लूजन से पहले एक क्रिटिकल एनालिसिस, राइट. इससे क्या होगा ना, क्रिटिकल एनालिसिस से कि इससे आपको बेसिकली इसमें हम थिंकर्स प्रोवाइड करेंगे. ये थिंकर्स कौन कौन से थिंकर्स है जो बेसिकली इन द सपोर्टिंग ऑफ द सपोर्ट करते हैं गांधी जी की आइडियोलॉजीज को, एंड हु आर द थिंकर्स बेसिकली अपोज द गांधीज आइडियोलॉजी एंड बेसिकली टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, राइट. तो इसमें हम वही बात करेंगे. तो थिंकर्स हो जाएंगे, एक पॉजिटिव थिंकर्स बेसिकली सपोर्टिंग द गांधी जी, एंड नेगेटिव थिंकर्स नॉट पर्सन नेगेटिव इन द टर्म्स ऑफ दे आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स इन द with respective to the questions. Negative मतलब opposed and positive मतलब in supported. I am talking about these things, right. तो supported argument में कौन है और opposed argument में कौन thinkers है, ठीक है. फिर thinkers के कुछ अगर study areas होंगे तो उस पर भी बात कर लेंगे, right. क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये हमारे बॉडी पार्ट हो गया, ये हमारा क्रिटिकल एनालिसिस का बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन. यू ऑल नो यू हैव जस्ट टू सम अप,
ठीक है, सम अप कर देना एंड एक कोई वे फॉरवर्ड बता देना। और साथ ही साथ अगर ये रेलेवेंस टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम से गांधी जी की आइडियोलॉजी कहीं आपको लग रहा है कि करंट अफेयर में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो रेलिवेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, एनी काइंड ऑफ टॉपिक, राइट, तो वी विल ऑल्सो लुक अपॉन द करंट अफेयर पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा ब्लूप्रिंट ऑफ द आंसर राइटिंग। तो वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर में ये हमने जान लिया पूरा। इफ यू टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, तो वी विल लुक अपॉन इन द कॉन्सेप्ट्स, हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ ही। अगर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है तो उसको हम पहले कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर हम आंसर्स पे जाएंगे, राइट। तो उसी में हम इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, और अगर रिलेटेड कोई थिंकर्स हैं, कोई कोटेशंस आ रहे हैं उससे वो भी देख लेंगे, राइट। उसके बाद कोई कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, जैसे गांधी जी का हमारा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बताया है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप की बात की उन्होंने, राइट। तो ये सब हम देखते जाएंगे साथ ही साथ। कॉन्सेप्ट्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, थिंकर्स, ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग ऑन द थिंकर्स एंड कोटेशंस बेस्ड quotations. Okay, so these are the things we will look about in this class. So let's start for a question number 1. इसमें बेसिकली पूरा आपको होलिस्टिक वैल्यू एडिशन भी हो रहा है, साथ ही साथ आपको ये एक ऐसा माइंडसेट आपका डेवलप हो जाएगा विद इन दिस क्वेश्चन। आप अगर इनडायरेक्टली कोई और भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको थ्रू दिस कॉन्सेप्ट्स, कीवर्ड्स, थिंकर्स, क्वेश्चंस, फिर थिंकर्स में उनके मैं स्टडी एरियाज भी बताऊंगी कि कौन सा थिंकर ने किस टॉपिक पे बात की है। तो अगर कोई थिंकर भी आ गया तो आप उस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू जस्ट कंक्लूड विद द गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंकर। ठीक है, basically this whole paper is revolving around the Gandhi's idea of non-violence movement after गांधी। ठीक है, बेसिकली गांधी से ओरिजिनेटेड हुआ था नॉन वायलेंस एंड उसके बाद का मूवमेंट हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 1, हम सेक्शन वाइज पेपर वाइज चलेंगे। अच्छा, तो उसमें थोड़ा पेपर का बता देते हैं। पेपर 2 घंटे का होता है, 2 आवर का। ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन 1 में डिवाइडेड होता है एंड सेक्शन 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, सेक्शन 1 में आई गेस 5 क्वेश्चंस होते हैं, सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, बट यू हैव टू डू द ओनली 5 क्वेश्चन इन 2 आवर, राइट। इसमें 5 में से क्या होता है, ऐसे कंपल्सरी होता है कि एक सेक्शन में मतलब सेक्शन ए से यू हैव टू डू द 2 क्वेश्चंस एंड सेक्शन 2 से 2 क्वेश्चंस कंपल्सरी है एंड द रिमेनिंग 1 क्वेश्चन यू कैन जस्ट चूज ईदर ऑफ देम। ठीक है, आपको किस में से करना है। ठीक है, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 5 में ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। बेसिकली 10 मार्क्स ईच होता है, तो 50 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो ये हम देख लिया। तो सेक्शन 1 का हम देखते हैं। सेक्शन 1 का डिस्कस द प्रोस्पेक्ट एंड लिमिटेशन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं, क्या हमारी बात हो रही है, प्रोस्पेक्ट बताना है, लिमिटेशंस बताने हैं, सोशल मूवमेंट के बारे में बताना है इन द व्यूज ऑफ इंडिया। अब इसमें आपको एग्जाम्पल देना कंपल्सरी है। यू हैव टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर वो करंट एग्जाम्पल्स होंगे तो वेल डन, और अच्छा हो जाएगा वो। ठीक है, करंट एग्जाम्पल। तो सपोर्ट योर आर्गुमेंट से क्या मतलब है कि बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि सपोर्टेड योर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब आपने कोई पॉइंट रखा तो यू हैव टू मतलब वेरीफाई दिस पॉइंट विद द एग्जाम्पल। ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही है और ये एग्जाम्पल के थ्रू है कि ऐसा कुछ हुआ है जो कि इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा जा सकता है, राइट। और साथ ही साथ अगर उससे एसोसिएटेड कोई थिंकर्स है तो यू हैव टू राइट इट देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा, बॉडी में क्या क्या आएगा, प्रोस्पेक्ट आएगा एंड लिमिटेशन आएगी और सोशल मूवमेंट। यहीं से हमारा हेडिंग भी बन गया। तो बॉडी जब लिखेंगे तो बॉडी के साथ हेडिंग दे ऐसे हेडिंग लिखना है पहले, फिर हेडिंग में 1, 2, 3 पॉइंट लिखना है, फिर सब हेडिंग भी आए तो आप सब हेडिंग भी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे आपका आंसर वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज कवर किया, आपको पैराग्राफ वाइज नहीं करने हैं जिससे आपको हाई स्कोरिंग रहेगा, राइट। तो इसमें हम प्रोस्पेक्ट एंड लिमिटेशंस बॉडी में आ जाएगा हमारा। बट यू हैव टू फर्स्ट टेल मी इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे, हाउ टू यू इंट्रोड्यूस। अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ, देयर इज अ डिस्क्लेमर अबाउट द थिंग्स दैट कि इसमें जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, इंपॉर्टेंट लाइन होगी तो मैं उसको पढ़ूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ती जाऊंगी और अंडरलाइन भी करूंगी। तो आप ऐसा कमेंट में मत बोलना कि आप तो बस पीडीएफ ही रीड कर रहे हैं, राइट। आई एम नॉट रीडिंग द पीडीएफ, आई मेड दिस पीडीएफ। तो मुझे पता है कि मैंने इसमें क्या लिखा है, मुझे याद भी है और बेसिकली
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा कोर सब्जेक्ट रहा है, मैंने उसमें डिग्री ली है, तो आई नो ऑल दिस थिंग, राइट। तो बेसिकली मैं यही बता रही हूँ कि अगर मैं कोई पॉइंट पढ़ूँ, कोई चीज़ अंडरलाइन करूँ और उसको वर्बैटम पढ़ूँ, वर्बैटम मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ूँ, तो इट इज़ नॉट कि मुझे पता नहीं है, मैं बस रीड करी जा रही हूँ PDF। आई एम जस्ट trying to read it and make you listen my voice so that it's ingrained in your voice, in your mind, right? So तो वही बात है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, आप सोशल मूवमेंट की थोड़ी हिस्ट्री बता सकते हैं, टाइमलाइन बता सकते हैं कि सोशल मूवमेंट 80s एंड 90s के इन इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और सोशल मूवमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट होता है, क्लाइमेट, रिलीजियस सोशल मूवमेंट्स हमने देखा है, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स देखे, राइट। तो आप ऐसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके इंपॉर्टेंट कुछ कोटेशंस आ रही है, कोई थिंकर्स आ रहे हैं, तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही सोशल रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है, मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन, राइट, ठीक है। मूवमेंट थोड़ा शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, रेवोल्यूशन लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है। तो मैं अगर मूवमेंट की बात करूं, क्योंकि मैं मूवमेंट वर्ड बोल रही थी इसलिए आई एम जस्ट डिफाइनिंग द वर्ड दैट जो मूवमेंट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जो रेवोल्यूशन होता है ये लॉन्ग टर्म होता है। टाइमलाइन के हिसाब से बता रही हूँ मैं, टाइमलाइन, ठीक है, टाइमलाइन और ईयर्स के हिसाब से बता रही हूँ। लॉन्ग शॉर्ट टर्म ईयर्स में होता है और रिवोल्यूशन इज लॉन्ग टर्म ईयर्स में होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ईयर्स में होता है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो सोशल रेवोल्यूशन से स्टार्ट किया, क्या मतलब है रिफर्स, देखिए मैंने आपको पहले बोला, आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल रेवोल्यूशन रिफर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल स्ट्रक्चर। बेसिकली रेवोल्यूशन आप किस लिए करते हैं कि कोई प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं, एग्जिस्टिंग आइडिया, प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज आप उसको अपोज कर रहे हैं, काइंड ऑफ अपोज कर रहे हैं, और जस्ट यू वांट टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग। तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, रेनेसांस, एनलाइटनमेंट का भी बात होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन। बेसिकली दीज आर चेंजिंग द डायनेमिज्म ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई सोशल स्ट्रक्चर transformation. You just want to transform the things, you just want to change the things which is existing in this present time, and you just want to change the thing in a particular different way. If I'm talking about the social religious, अगर मैं social religious movement की बात करूँ, जो kind of a revolution भी था in the early 80s centuries में देखने को मिलता है, in the 19th century, तो उसमें क्या था, सती था। सती उस समय का बहुत ही sacred प्रैक्टिस मानी जाती थी, बहुत पवित्र प्रैक्टिस मानी जाती थी इन रिलीजियस हिंदुइज्म में, ठीक है, हिंदू रिलीजन में। बट दे आर नॉट ह्यूमैनिटी बेसिस पे, ये मोरल नहीं था, एथिकल नहीं था, ठीक है। तभी इसको ये, लेकिन उस समय तो ये एग्जिस्ट था ना उस समय, लेकिन बाद में इसी को ट्रांसफॉर्म्ड किया गया एंड देन इसको सती को अबॉलिश किया गया, ठीक है। तो ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये हमारा फ्यूचर थिंकिंग में कन्वर्ट हुआ, नाउ इट इज प्रेजेंट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स वी लुक अपॉन इन दिस, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है सोशल स्ट्रक्चर से। एग्जाम्पल में आप दे सकती हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, हमने जैसे कि 1789 में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, ब्रिटिश रेवोल्यूशन भी हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुआ था, दिस काइंड ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ था। फिर उसी से फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें रेनेसांस देखने को मिला, एनलाइटनमेंट, रैशनैलिटी, साइंटिफिक अप्रोच देखने को मिला, एम्पिरिसिज्म की बात की, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, वी ऑल इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज, पावर्स में हमें चेंज करना है, ठीक है। एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली बात होती है। अगर गांधी जी के पर्सपेक्टिव से कहूँ तो हमारे इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटीज बहुत प्रिवलेंट है। तो कास्ट इनइक्वालिटीज को भी ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, इनइक्वालिटीज को हटाना, इक्विटी लाना, इक्वालिटी लाना, इक्वल प्लेइंग फील्ड लाना। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली कम अंडर द रेवोल्यूशन पार्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो कार्ल मार्क्स जी ने भी रेवोल्यूशन किया था, कौन सी बेसिस पे, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्लोरिटेरिएट की बात की थी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की थी, और क्या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात की थी उन्होंने बेसिकली, ठीक है, सोशलिज्म। तो बेस्ड ऑन क्लास, तो क्या है, इंडिया में जो सोशल रेवोल्यूशन एम करता है एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटीज ऑन द बेस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, रीजन। अब मैंने इससे पहले मैंने इग्नू का ही सोशियोलॉजी का पेपर का मैंने क्वेश्चन आंसर किया, उसमें हमने पूरा जाना कि व्हाट इज क्लास, व्हाट इज कास्ट, व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, व्हाट इज सोशल स्टेटस,
ascribed status, achieved status, which is different type of marriage, which basically come under the culture of India, right? तो these are the things, right? रिलीजन, रीजन, जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी होती है, गर्ल बॉय में होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन. क्लास इज बेसिकली रिलेटेड टू द मनी पार्ट, राइट? इकोनॉमिक, हाउ वेल्दी यू आर, लोअर क्लास, हायर क्लास है. बट कास्ट में यहाँ पर होता है सिर्फ ब्राह्मण्स हो गए एंड क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, दीज आर द क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस, राइट? थिंकर्स है लाइफ, मैंने वही बात की. थिंकर्स आपको पता है, महात्मा गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ऑफकोर्स बी आर अम्बेडकर जी थे, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, एंड जस्ट egalitarian society, egalitarian based on equity and equality, ठीक है? प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो ये कहाँ से हमारा है, इसको आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आपने बोला कि क्या एनविशास करता है, जस्ट एंड इक्वालिटेरियन सोसाइटी को एनविशास करता है. तो इसको आपको कैसे सपोर्ट करना है? थ्रू आर्टिकल 16 ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? थ्रू पीसफुल सोशल चेंज. पीसफुल सोशल चेंज बेसिकली ये आइडियलाइज्ड फॉर्म है. गांधी जी पीसफुल सेल्फ रेजिस्टेंस इन द पीसफुल मैनर, इसलिए उन्होंने क्वालिफाइड पैसिफिज्म की बात की है. गांधी जी ने पैसिफिज्म की बात की है, क्वालिफाइड पैसिफिज्म, क्योंकि ह्यूमन हैव अ लिमिटेशन इन दिस टाइमिंग सोसाइटी. दे कांट बी perfectly or absolutely peaceful. So there is some limitation about the how to be absolutely peaceful. So therefore with keeping them with the dynamism of the society and the structure of the society, there is a qualified pacifism, ठीक है? Absolute peace नहीं हो सकता, इसलिए qualified peace लाने की जरूरत है. So be the change that you wish to see in the world. बोलते ना, be the change you want to be, ठीक है? आप बी द चेंज यू वांट टू बी लिख सकते हैं, और बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, जस्ट राइट इट डाउन. ऐसे 1 पेज ले लीजिए, कोटेशन लिखे, थिंकर्स लिखे, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है? बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा. तो इसमें मैं थोड़े कीवर्ड्स देख लेती हूँ कि बेसिकली देखिए, एग्जामिनर जो इग्नू का एग्जामिनर होता है, जो आंसर चेक करता है, उसके पास ऐसे पूरा आंसर लिखा हुआ नहीं होता. उनके पास कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स ढूंढते हैं आंसर में, फिर देखते हैं कि हाँ बच्चे ने ये कीवर्ड्स को ये आंसर में मेंशन किया है. मतलब बच्चे के पास वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, साथ ही साथ वेल रिटन आंसर है, दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, ठीक? तो उसी से वो मार्क्स देते हैं. तो जब भी आप कोई कीवर्ड्स लिखते हैं जो बेसिकली ड्रिवन फ्रॉम सम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर थिंकर, तो जस्ट अंडरलाइन इट और जस्ट मेक इट अ बॉक्स, राइट? जैसे सोशल रेवोल्यूशन, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, कास्ट सिस्टम, एम्पावरमेंट, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज एंड इंक्लूजन की बात होती है, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या कहा, बॉडी कैसे बन रहा था, क्या पूछा था? प्रोस्पेक्ट एंड लिमिटेशंस ऑन सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है? एक हेडिंग बन गया प्रोस्पेक्ट ऑन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन. दूसरा हेडिंग क्या बनेगा हमारा, होगा लिमिटेशन ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है? अभी हम नीचे देखेंगे तो वही होगा. प्रोस्पेक्ट ये हमारा द मेन हेडिंग बन गया, और उसका सब हेडिंग क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है? ये सब हेडिंग बन गया. प्रोस्पेक्ट ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन क्या था? बेसिकली प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या, आपका विजन क्या था सोशल रेवोल्यूशन का? आप सोशल रेवोल्यूशन ऑन व्हाट बेसिस लाना चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के बेसिस पे लाना चाहते थे, जहां पर पीसफुल रेजिस्टेंस की बात होती है ना, एजुकेशन, अवेयरनेस, सोशल मूवमेंट. बेसिकली किस वे में लाना चाहते थे, कौन सा विजन था आपका, और उस विजन और वे को कैसे एलिमिनेट बेसिकली लिमिटेट किया गया, राइट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस. लिबर्टी आर्टिकल 21 में है. इक्वालिटी की बात अगर बात करें तो आर्टिकल 14 to 18 में देखने को मिलता है. जस्टिस आपको आर्टिकल 14 में क्या आर्टिकल 14 में 2 टाइप्स ऑफ जस्टिस थी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. अब ये बताइए कौन सा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल of the Indian Constitution. कैसे? With the Constitution of India having solemnly resolved to constitute India into a democratic, sovereign, socialist, secular society, and we envision. तो ऐसे आपको पूरा preamble याद होना चाहिए. तो on the basis of preamble, ठीक है? एजुकेशन, अवेयरनेस, लिटरेसी लाना है, डिजिटल एक्सेस करना है, एम्पावर्ड करना है, मार्जिनलाइज सोसाइटीज को मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और ऑल्सो कैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी लाना है. और इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ क्या है, नारी वंदन अधिनियम. तो इसमें आप जो ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं ना,
और मार्जिनलाइज ग्रुप को ऊपर लाने, तो मार्जिनलाइज ग्रुप में वुमेन भी आएंगी। एंड वुमेन में क्या बात हुई थी, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि ये हमारे पार्लियामेंट में किया गया था थ्रू द एमपीज, जिसमें 33% रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, रिजर्व सीट्स मिलेगी ऑन वेयर, ये पार्लियामेंट्स में मिलेगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में मिलेगी एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो बेसिकली पास नहीं हो पाया, बट दीज आर द थिंग्स बेसिकली टेकिंग प्लेस। और मार्जिनलाइज में ST/STs की रिजर्वेशंस की बात करेंगे आप, ठीक है, ओबीसीज ST/STs की। एंड सोशल मूवमेंट में वही वुमेन राइट्स, सोशल मूवमेंट आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल मूवमेंट्स, वुमेन्स मूवमेंट हुआ, एनवायरमेंट मूवमेंट हुआ, दलित मूवमेंट हुआ। अब अगर दलित मूवमेंट में आपको अगर ऐसे देखना है तो आप इसमें लिटरेचर भी डाल सकते हैं, दलित लिटरेचर, टू मेक योर आंसर मोर डायमेंशनल। तो दलित लिटरेचर में आप जैसे कि एक हमारे वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने लिखी है झूठन, तो बेसिकली माइलस्टोन बुक है ये। फिर शरण कुमार लिम्बाले जी हमारी, उन्होंने लिखी है आउटकास्ट, तो वो भी बहुत अच्छी किताब है जो ये दलित लिटरेचर के अंदर आता है। और आप यू ऑल्सो कोट द बी आर अम्बेडकर जी की किताब द एनिलिएशन ऑफ कास्ट, ठीक है, अम्बेडकर जी की किताब है। तो आप ऐसे लिटरेचर भी डालेंगे तो मेकिंग योर आंसर मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर सेंस टूवर्ड्स द क्वेश्चन, राइट। तो अगर आप खुद ही पढ़ेंगे तो आपको लगेंगे आपके आंसर में इतने ज़्यादा डाटा फैक्ट्स एंड कोटेशंस है, यू जस्ट राइट इट वाओ आंसर, राइट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्पलीफाइज वॉइसेस, बेसिकली इसमें आप आर्टिकल 19 की भी बात करेंगे, राइट। इंक्लूडिंग पॉलिसीज, ऑफ कोर्स यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शंस लेने। अफर्मेटिव एक्शन बेसिकली आपको एग्जांपल दो तो रिजर्वेशन पॉलिसीज ही अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, जो कि आपको आर्टिकल 16 में देखने को मिलेंगे मोर। रिजर्वेशन, वेलफेयर स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स की बात करूँ तो वेलफेयर स्कीम्स कहाँ पर आती है आपकी, DPSPs में आती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मेंशन है। उसमें जैसे कि आपके वेलफेयरिज्म के मोर आपके आर्टिकल 39 है, 39C में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ करना है, इक्वल वेजेस की बात करना है, 41 में है, 44 में तो आपका UCC आ जाता है, राइट। 43 में आपके मैटरनिटी लीव की बात हो जाती है, 45 में 44 में एंड 42 में है, यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की भी बात करते हैं, जो बेसिकली इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ही बात हो रही है, गवर्नेंस, ओके। लिमिटेशन ऑफ द सोशल मूवमेंट, परसिस्टेंट of caste. Despite legal reform, caste discrimination remain prevalent still in India. In rural India, there is a prevalence of caste injustice और caste discrimination. Economic inequalities देखने को मिलती है, wealth disparity होती है, richer get more richer and the poor get more poorer, ठीक है। कैपिटलिज्म की थ्रू द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिबरलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, राइट। और इसमें आप इसको सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, गांधी जी आइडियाज ऑफ थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, राइट। एंड पेट्रियार्की की बात कर सकते हैं। पेट्रियार्की मतलब पावर, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल वहाँ पर डिसीजन मेकिंग बेसिकली मेल लेता है, तो पेट्रियार्की का यही मतलब होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो वुमेन्स के वो बेसिकली एम्पावरमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सोशल चेंज करने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें आप फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ फेमिनिज्म इज बेसिकली चेंजिंग और शेपिंग द वुमेन्स पोजिशन इन द सोसाइटी। कम्युनलिज्म की बात हो, रिलीजियस एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जैसे कि आपको कुकी एंड मैती नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी। पॉलिटिकल इंटरेस्ट, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स भी, और यहाँ पर अभी फ्री बीज की भी बात चली थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात चली थी, राइट। और जो ये आई जस्ट फॉरगेटिंग द टर्म वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड देयर इज वन मोर टर्म विच इज बेसिकली यूपीएस सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया था। जो ये डोनेशंस किए जाते थे थ्रू द बैंक अकाउंट्स, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, बॉन्ड करके कुछ था, जस्ट लेट मी रिमेंबर इट, ठीक है। तो वही था। एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि गांधी जी के विजन पे था, और ये कहाँ से आपको सपोर्ट कैसे करना है, थ्रू द DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 40 में मेंशन है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन में यही बात है, पार्टिसिपेशन वुमेन इन द इंडस्ट्रीज में बात की थी, आर्टिकल 39C में भी है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल वेजेस की बात की गई है, आर्टिकल 39A में बात की, फ्री लीगल एड्स की बात की, जिससे मार्जिनलाइज एंड डोडन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए इन द आइज ऑफ जुडिशरी। कंक्लूजन आप वैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर बेसिकली
I took the almost around 15 minutes to just make you understand the first question and its answers and how to you approach with the other questions answers. तो इसी ही हम वे में अप्रोच करेंगे. तो I'm just going to read some thinkers quotations and some important points only and just write it down and we'll start for this paper, right? To discuss the role of leadership in peace movement in India. All kind of the movement, पहले social revolution की बात करें, now the peace movement. ठीक है, तो वही बात करेंगे. पीस मूवमेंट है क्या, लीडरशिप का मतलब क्या है, मोबाइल क्रूशियल. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द व्हाट बेसिकली द रोल ऑफ द लीडरशिप. तो बेसिकली क्या है, मोबिलाइजिंग पीपल, आर्टिकुलेट गोल, सस्टेन पीस, राइट. ये पीस मूवमेंट हो गया. एंड जस्ट ये जैसे विजनरी लीडर्स हु एडवोकेटेड नॉन वायलेंस बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ गांधीज आइडियोलॉजी, नॉन वायलेंस, डायलॉग एंड सोशल जस्टिस. डायलॉग आप बताइए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में किस थिंकर्स का पैथोलॉजी थी ऑन द बेसिस ऑफ डायलॉग. प्लेटो, अरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड यू टॉक्वेविला किसकी थी आप बताइए. नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड. अगेन महात्मा जी ने कहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट इट डाउन. कीवर्ड्स क्या रहेंगे इसमें, दीज आर द कीवर्ड्स. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड गांधीज फिलोसफी आर द टू बेसिकली डिफरेंट कीवर्ड्स. So role of leadership, providing vision, you already know that. Mobilizing masses, collective conflict resolution through the dialogue and reconciliation. यहाँ पर peace and conflict building, यहाँ पर हमारा MPS में पॉलिटिकल साइंस के मास्टर्स में एक पेपर है, बेसिकली उसमें भी हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिप्लोमेसी मीन से भी बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक थ्रू द वेज ऑफ डिप्लोमेसी से ही बात है, जिसमें सॉफ्ट डिप्लोमेसी एंड हार्ड डिप्लोमेसी की बात होती है. हार्ड डिप्लोमेसी बेसिकली द थ्रू द weapons, और soft diplomacy मतलब through the cultural exchange, some kind of a technological exchange, or through the wording or the dialogue parts, debating and dialogue parts. Maintaining non-violent disciplines, of course, peaceful and moral legitimate होना चाहिए. अच्छा, मेरे को एक टर्म बताना था जो वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू देखिए गांधी जी की आइडियोलॉजी में हम सबको पता है, हम पढ़ते हैं अहिंसा पढ़ते हैं. अब उनके इनसे इन्फ्लुएंसेस भी देखने हैं कि गांधी जी के ये आए स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस क्या थे. इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस कौन कौन से अलग अलग एरिया से गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए, ताकि जिसके बेसिकली इनकी आइडिया से इनकी जो पॉलिटिकल फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स अराइज हुए. कौन कौन लोगों से गांधी जी बेसिकली इन्फ्लुएंस हुए, कौन कौन गांधी जी बेसिकली सपोर्ट करे कि गांधी की अपनी एक पॉलिटिकल फिलोसफी और जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स इमर्ज हुए. अहिंसा जैसे की बात करते हैं हम, अहिंसा जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं, वायलेंस. आई एम जस्ट राइट इट डाउन द वर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिसमें अपरिग्रह जिसको बोलते हैं नॉन पोजेसिवनेस, जो बेसिकली यहाँ पर आपको ऐसे कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं. मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप पे वो कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऐसे नहीं बोलते कि पोजिशननेस होना चाहिए. तो बेसिकली और यहाँ पर हमारे एक और बताएं, अनेकांतवाद, फिलोसफी ऑफ अनेकांतवाद. यहाँ पर बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रूथ. तो इसमें बोलता है तो ट्रूथ के बहुत बहुत अलग अलग वर्जन्स होते हैं. ट्रूथ हैज अ मैनी वर्जन, जस्ट टू फाइंड द लेस मोर करेक्ट वर्जन. ठीक है. तो ये हो गया नॉन पोजेसिव, अपरिग्रह. तो ये जो इन्फ्लुएंसेस है हमारे जैनिज्म से मिलते हैं गांधी जी को, आइडिया ऑफ जैनिज्म. ये अहिंसा की बात हो गई, ये आपको भगवत गीता से देखने को मिलेगा. आप गांधी जी को और उपनिषद से इन्फ्लुएंसेस मिले, उपनिषद जिससे वो यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की है, फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की. ठीक है, ये टर्म्स हो गए. बुद्धिज्म से आप समझ ही जाएंगे, कलेक्टिवनेस की बात होती है बुद्धिज्म में, राइट. और इनके जब इन्हीं से एसोसिएट जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय है, रस्किन जी है, और साथ ही साथ कौन है हमारे डेविड थोरियो. और लियो टॉल्स्टॉय की अपनी ये किताब है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू. और इनकी भी फिलॉसफी क्या रही है, अहिंसा रही है, नॉन रेजिस्टेंस रही है, पीसफुल एग्जिस्टेंस की बात की है. रस्किन जी की किताब है अनटू दिस लास्ट
इनके वर्क है, इनकी बुक है ये, ठीक है। तो ये अब जस्ट राइट डाउन कर दे। डेविड जी ने वही बात की थी जो ये सब हम बात कर रहे हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं। और अगर और यू नो मोर जो कॉमन कीवर्ड्स है वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट, क्वालिफाइड पैसिफिज्म की बात की उन्होंने, ठीक है। और क्या किया, स्वराज की बात हुई है, स्वराज, सर्वोदय की बात हुई है, राम राज्य की बात हुई है, ग्राम राज्य, गाडीज की आइडियोलॉजी है, गाड़ी ऑन द तालिस्मान, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आप कनेक्ट कर सकते हैं जो अभी आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, गांधी जी की तलिस्मान हो गए। और यू कैन से एजुकेशन बेस्ड पॉलिसी जो आई थी, ट्रस्टीशिप में आपने पहले ही बता दिया, राइट। और ये साथ ही साथ सोशलिज्म की बात करते हैं गांधी जी। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से नॉट टोटली अपोज्ड हैं, ही नॉट हेट द इंडस्ट्रियलाइजेशन बट ही हेट द हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली टेकिंग द जॉब ऑफ द लेबर्स, तो उन वे से हैं, ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट है। तो बेसिकली देखिए ये दीज आर द थिंग्स गांधी जी से एसोसिएट है, ये पेपर ही गांधी जी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जो जस्ट हैव टू राइट इट डाउन। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट थिंकर्स आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट जाते हैं, लियो टॉल्स्की, रस्किन एंड डेविड थ्योरियो। उनकी किताब मैंने लिख दी है, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, एंड द रस्किन जी की अनटू दिस लास्ट, ठीक है। भगवत गीता से लिया, उपनिषद से लिया, उन्होंने क्रिश्चियनिटी से भी लिया था। इसका है सरमन ऑफ द माउंट एंड बाइबल की किताब है, जो वहाँ पे ट्रुथ की बात होती है, यहाँ पर सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, माई राइटिंग इज लिटिल बिट नॉट लेजिबल दैट मच बट यू जस्ट राइट इट डाउन, आई ऑलरेडी टॉक इट अबाउट इट, ठीक है। मेंटेनिंग नॉन ये डिसिप्लिन, नॉन वायलेंट डिसिप्लिन, ठीक है। एडवोकेसी एंड नेगोशिएशन, ऑफ कोर्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कंसिलिएशन में डायलॉग, एडवोकेसी एंड नेगोशिएशंस की बात होती है। मेजर लीडर्स कौन कौन रहे, महात्मा गांधी, सत्याग्रह अहिंसा की बात की उन्होंने, विनोबा भावे भूदान मूवमेंट की बात की, राइट, फास्टिंग के थ्रू की थी। जयप्रकाश नारायण ने पीसफुल सोशल चेंज की बात की, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात हुई। मेधा पटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, जो कि बेसिकली नर्मदा बचाओ आंदोलन से काइंड ऑफ इन्वायरमेंट सोशल इन्वायरमेंट मूवमेंट। एंड करंट एग्जांपल्स में आप दे सकते हैं, फार्मर्स मूवमेंट अभी रिसेंटली हुआ था, एंड 3 फार्म्स बिल्स को लेके, तो रिसेंट एग्जांपल हो जाएगा। इन कंक्लूजन जस्ट राइट इट डाउन। क्रिटिकली एग्जामिन द आउटकम्स ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी, तो ये पेपर का ही नाम है बेसिकली, तो क्वेश्चन भी आ गया। क्रिटिकली एग्जामिन, यहाँ पर लिखा है क्रिटिकली एग्जामिन, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट भी करना है और आर्ग्यूमेंट भी करना है। बेसिकली आपको बताना है कि इसके प्रोन्स क्या रहे और उसके कॉन्स क्या रहे। क्रिटिकली में आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स लिखने हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द आउटकम्स ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में आफ्टर गांधी, दिस इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एड्रेसिंग सोशल इकोनॉमिक इंस्पायर्ड बाय गांधी फिलोसफी, अहिंसा एंड सत्याग्रह की बात की थी उन्होंने। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्रांड, अब गांधी जी की फिलोसफी है। और उन्होंने एक और बात की थी गांधी जी की, एक और कोटेशन आप लिख सकते हैं, कोट है गांधी जी की ने फेमसली सेड, गांधी जी कि आई हैव नथिंग न्यू टू टीच दिस वर्ल्ड। ये हो गया अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह is as old as hills. So these are the quotation of Gandhi ji. I have nothing new to teach this world. Ahimsa and satyagraha as old as the hills. तो बेसिकली गांधी जी सत्याग्रह अहिंसा पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आई वाला भी कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें आप कीवर्ड सत्याग्रह, सिविल रेसिस्टेंस, सोशल मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, आप इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी डाल सकते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी डाल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। पॉजिटिव आउटकम्स क्या है, क्रिटिकली है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखने। पॉजिटिव आउटकम्स कह रहे हैं इंक्रीज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी, ठीक है, इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन देखने को मिला, फॉरेस्ट चेंज हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट में हुआ, चिपको एंड साइलेंट वैली मूवमेंट्स देखने को मिले थे। एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में ये हुआ। सोशल जस्टिस में क्या हुआ, लैंड राइट्स, डिस्प्लेसमेंट एंड इनइक्वालिटीज हुआ, जो लैंड सीलिंग्स की राइट आई थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1950s के अराउंड। पॉलिसी रिफॉर्म्स जो इन्वायरमेंट सोशल पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जैसे
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आए थे 1970 के, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आए थे, फॉरेस्ट राइट एंड ड्यूलर्स एक्ट आए थे। तो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस देख लेते हैं, इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग सिविल राइट्स कैंपेन्स, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस की बात हुई थी। लिमिटेशंस क्या थे? स्लो प्रोसेस था, क्योंकि नॉन वायलेंट इज अ स्ट्रैटेजी बट इट इज अ स्लो प्रोसेस। लिमिटेड स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, इनइक्वालिटी डीप रूटेड थी, जो कि ज़्यादा परसिस्टेंट अभी भी स्टिल प्रेवलेंट है इंडिया में। स्टेट रेजिस्टेंस, इग्नोर, सप्रेस पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट। ये थ्री फार्म बिल्स को भी लेके कर सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं आया, लास्ट में क्या हुआ वो हट गए। फ्रेगमेंटेशन हो गए थे, मैनी मूवमेंट्स लोकलाइज एंड फील टू अचीव नेशन वाइड। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी के लोगों को ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी मिली थी एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न पार्ट, झारखंड, यूपी, बिहार, द ईस्टर्न यूपी एंड द बिहार पार्ट्स, राइट। करेक्ट एग्जाम्पल आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं एंड द कंक्लूजन यही होगा हमारा। डिस्कस द डिफरेंट इकोलॉजिकल इश्यूज अफेक्टिंग मैनकाइंड टुडे। तो बेसिकली इकोलॉजिकल इश्यूज क्या है जो मैनकाइंड को, जिसकी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पीपल कर देते हैं, राइट। कुछ कुछ जगह न्यू प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में, लेकिन जिससे क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अदर पुअर पीपल्स हो रहे हैं जो बेसिकली रोड्स पे रहते हैं, अंडर द फ्लाईओवर्स रहते हैं, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। इकोलॉजिकल इश्यूज बिकम द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंज ह्यूमन फेस कर रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अर्बनाइजेशन, अनसस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द एनवायरमेंट। तो अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड्स बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। अगेन महात्मा गांधी जी का कोटेशन है, ये तो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, प्रोटेक्शन, सस्टेनेबिलिटी, ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंट क्राइसिस की बात कर सकते हैं। मेजर इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल इश्यूज क्लाइमेट चेंज है जो स्टिल प्रिवलेंस है। इसमें आप क्लाइमेट चेंज में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आप डाल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज में जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया ने G20 न्यू दिल्ली समिट को होस्ट किया था, तो उसमें उन्होंने बेसिकली एनडीसीज की बात की, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात हुई है, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कीम्स की बात हुई है, ग्रीन क्रेडिटिंग की बात की गई है, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की गई है ना। तो ये बेसिकली और इसमें क्या है कि जो जिसने ऑलरेडी हिस्टोरिकली अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया है थ्रू द पॉल्यूशंस एमिशंस, अब वो नहीं करें, लेकिन जिसने नहीं लिया, जिसकी डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की बात की थी G20 में, पेरिस एग्रीमेंट में हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, एंड यू ऑल्सो रियो डी जेनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है 1992 में जो हुआ था, ये चीज आता है, ठीक है। राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, मीथेन एमिशंस, ठीक है। एयर पॉल्यूशन देखने को मिला, वाटर पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस, बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देखने, स्पीशीज एक्सटिंक्शन हो रहा है, तभी तो गांधी जी ने मध्य प्रदेश स्कूलों में, अब इसमें देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। आपने बोला कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है इंडिया में, लेकिन आपको बताना है, ऐसा आपको बताना है ये सच है कि रोग है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में के जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर टाइगर्स को रिहेबिलिटेट किया गया था, ट्रांसफॉर्म किया गया था, रिट्रांसफॉर्म, क्योंकि वहां पर एक्सटिंक्श जो स्पीशीज है टाइगर की एक्सटिंक्शन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही थी, तो बेसिकली इसी को इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए रिहेबिलिटेट किया गया था। वाटर मैनेजमेंट क्राइसिस देखने को मिलता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, यमुना को भी क्लीन किया गया था, यमुना रिवर का, ठीक है। रिसोर्स डिप्लीटेशन देखने को मिलते हैं, ओवर एक्सप्लोरेशन एंड ओवर पॉल्यूशन के कारण जो हाई डेंसिटी एंड इसके कारण क्या होता है कि रिसोर्स क्रंच देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई, ठीक है। थिंकर्स आपको लिखे कार्सन जो हमने बेसिकली सोशियोलॉजी में पढ़ा है, डिग्रेडेशन एंड साइलेंट स्प्रिंग इनकी किताब है, वर्क है। वंदना शिवा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करती हैं। करेक्ट एग्जाम्पल है हीट वेव्स, राइट, वेरी जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उन्होंने हीट वेव इज अ काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, बेसिकली उनको एज अ कैलेमिटी की तरह देखा गया है थ्रू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। तो हीट वेव्स के ये कंडीशन भी है कि व्हाट आर द थिंग्स कंसिडर्ड एज अ हीट वेव्स, एक्सेसिव हीट जो हो जाती है सनरेज से, रेनफॉल इवेंट्स, अब इतना रेनफॉल होता है कि एसिड रेनफॉल्स कहा जाता है, राइट। फिर उसको बेसिकली क्लाउड सीडिंग करना पड़ता है, वाटर स्कार्सिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। कंक्लूजन हो गया, एग्जामिन द मेजर कंसर्न ऑफ लिकर पॉलिसीज एंड पब्लिक हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। अब देखिए लिकर पॉलिसीज तो मेंशन्ड है, बट इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या डाल सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है,
आर्टिकल 47 है जिसमें बेसिकली यही बात करता है कि लिकर को नहीं पीना, इंजूरियस टू हेल्थ हो जाता है, हेल्थ को ध्यान रखना, तो वही ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, लिकर पॉलिसी पे आपको पता होना चाहिए कि लिकर पॉलिसी है क्या, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ गवर्नेंस की बात करते हैं। ठीक है, जनरेट सस्टेनेबल गवर्नमेंट रेवेन्यू, बेसिकली लिकर, टबैको जो कि इंजूरियस टू हेल्थ जो सब्सटेंसेस होते हैं, टबैको, लिकर, सिगरेट्स, तो ये रेवेन्यू तो करते हैं रेस। Excessive consumptions create serious health and social economic problems. ठीक है, alcohol is often the anesthesia by which we endure to operate of life. जॉर्ज शो जी ने कही थी। कीवर्ड्स क्या रहेंगे इसमें? पब्लिक हेल्थ, अल्कोहल अब्यूज, एडिक्शन, प्रोहिबिशन, मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स, अल्कोहल एडिक्शंस, लिवर डिसीजेज हो जाती हैं, रोड एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, जो ड्रंक एंड ड्राइव वाली केसेस देखने को मिलती है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, द अब्यूज ऑफ वुमेन्स आफ्टर, ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है, हेल्थ केयर कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस, क्योंकि इकोनॉमिक डैमेज हो जाता है, क्योंकि अर्निंग मेंबर ही होता है वही लिकर में की नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक भी वनरेबिलिटी देखने को मिलती है। लीगल पॉलिसी चैलेंजेस रेवेन्यू वर्सेस पब्लिक हेल्थ, रेवेन्यू जनरेट करता है वन ऑफ द टॉप एरिया वेयर गवर्नमेंट गेट द रेवेन्यू, बट इट इज ऑल्सो बेसिकली मेजर कंसर्न अबाउट द हेल्थ। प्रोहिबिशन डिबेट्स चलते रहते हैं, अटेम्प्ट प्रोहिबिशन बट एनफोर्स मीन्स डिफिकल्टी, जैसे कि अब बिहार का एग्जाम्पल, बिहार में लिकर बैन था, ठीक है, बट तब भी इलीगल स्मगलिंग होती थी लिकर्स की, तो बेसिकली वही बात हो रही है, इलीगल डिफिकल्ट, इलीगल लिकर स्मगलिंग, इसमें बिहार का केस डाल सकते हैं। अवेयरनेस डेफिसिट, अवेयरनेस ही नहीं होती कि लिकर पीने से क्या होता है, अल्कोहल पीने से क्या होता है। थिंकर्स है एमिले डर्काइम, ठीक है, एमिले डर्काइम बेसिकली लिंक सोशल प्रॉब्लम टू ब्रेक डाउन द सोशल रेगुलेशन। पब्लिक हेल्थ स्कॉलर्स, ठीक है, इसमें recent examples में आपका several state alcohol regulation policies while addressing concerns addiction, public safety and health care expenditure की बात करते हैं, तो वो कंक्लूजन में आ जाएगा। अब ये सेक्शन 2 है इसमें हमारा, तो इसमें सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन, इसमें सेक्शन 2 मतलब एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन भी ऑलरेडी डन, इसमें सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स, कोटेशंस, कॉन्सेप्ट भी हम साथ ही साथ कवर कर रहे हैं। तो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिबेट ऑन न्यू फार्म्स मूवमेंट इन इंडिया। न्यू फार्म्स, वही जो हम 3 फार्म्स बिल की बात की थी ना, कि 3 फार्म्स बिल, न्यू फार्मर्स मूवमेंट क्या चल रहा है इंडिया में, उसी पे कनेक्ट है। तो न्यू फार्म मूवमेंट 1970s 1980s में, तब से आप कनेक्ट कर सकते हैं एज एग्जाम्पल। और 1970s में कैसा था, मार्केट ओरिएंटेड फार्मर सीकिंग इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, बेसिकली एक कमर्शियल बेस्ड फार्मिंग होती है और एक सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग होती है। 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग होते हैं, लेट मी क्लेरिफाई इट। बेसिकली फार्मिंग्स 2 टाइप्स की होती है, वैसे तो होती है बहुत टाइप्स की है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंजप्शन एक सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग होती है एंड एक कमर्शियल बेस्ड फार्मिंग होती है। सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग में क्या होता है कि ये फार्मिंग करते हैं बस फॉर द डिमांड ऑफ आवर फैमिली को ही, फर्स्ट अपनी फीडिंग फैमिली, अपनी फैमिली और हाउस के लिए ही ये खेती की जाती है। बट कमर्शियल में क्या होता है, ये बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग होती है, मार्केट बेस्ड फार्मिंग होती है, ठीक है। तो 3 फार्म बिल्स में हमने बताया ADMCs, MPA, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाते हैं, यहाँ पर मंडीज के थ्रू बेचा जाता है, तो वही होता है। तो जो कमर्शियल फार्मिंग होता है वो बेचते हैं, उससे प्रॉफिट लेते हैं, और जो सब्सिस्टेंस बेस्ड फार्मिंग होती है वो अपने बस जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, ठीक है। ये फार्मिंग हो गई हमारी, ठीक है। MSPs की बात की मैंने, न्यू फार्म बिल, भारतीय किसान यूनियन भी है हमारा, ठीक है। एग्रीगेटिंग क्राइसिस, सोशल मूवमेंट्स, फार्मर साइड एंड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डिमांड, मेजर फीचर्स के इकोनॉमिक डिमांड करते हैं, रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर क्रॉप्स, रिडक्शन इनपुट कॉस्ट, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब बेसिकली यू हैव टू जस्ट देखिए कि क्या क्या है। अब लोन वेवियर्स की बात करें, लोन वेवियर्स में आप क्या एग्जांपल दे सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, सॉइल हेल्थ की बात करते हैं, जिससे उससे पता चल जाता है जो ये इरिगेशन, ये सब इरिगेशन में भी आप देखेंगे बेटर फार्मिंग के लिए क्या ड्रोन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इरिगेशन में भी ड्रिप इरिगेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल इरिगेशन की बात होती है, वेल इरिगेशन की बात होती है। दीज आर द थिंग्स, राइट। नॉन पार्टी चार्टर्स, मैनी मूवमेंट्स क्लेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज,
नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, रॉक ब्लॉक रैलीज होती है, पीसफुल मूवमेंट्स होते हैं। मेजर लीडर्स है शरद जोशी, सत्कारी संगठन से हैं, महाराष्ट्र के साइड से महेंद्र सिंह टिक्काई भारतीय किसान यूनियन से नॉर्थ इंडिया के हैं। डिबेट ऑन द न्यू फार्म्स मूवमेंट, प्रोग्रेसिव मूवमेंट में क्या था कि पहला व्यू था कि इट इज अ प्रोग्रेसिव मूवमेंट, जो 3 फार्म्स बिल आए थे। कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने 3 फार्म्स बिल्स को सपोर्ट किया, कुछ ने रिजेक्ट किया। तो प्रोग्रेसिव मूवमेंट मतलब किसने सपोर्ट किया? स्कॉलर्स आर्ग्यूड न्यू फार्म्स मूवमेंट empowered farmers, strengthened democracy, brought aggregate issue as a national politics में लाते। रिच फार्मर मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये some scholars like घनश्याम सांग argued these movement mainly represent prosperous farmers rather than landless laborers। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि 3 फार्म बिल्स है ना, रिच फार्मर्स के लिए आया, नॉट लैंडलेस फार्मर्स और पीजेंट्स के लिए आया। न्यू सोशल मूवमेंट करंट है 2021 फार्म प्रोटेस्ट, ठीक है। यू जस्ट राइट टू कंक्लूड। चिपको मूवमेंट एंड इको फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, देखिए इको फेमिनिस्ट वर्ड आया है, जस्ट ब्रेक इट डाउन। इको मतलब इन्वायरमेंट बेस्ड और फेमिनिस्ट मतलब वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन बेस्ड। तो हाउ वुमेन सो द इन्वायरमेंट, जो कि चिपको मूवमेंट इज वन ऑफ द इको फेमिनिस्ट मूवमेंट। बेसिकली वुमेन आर बेसिकली लीडिंग द मूवमेंट, ठीक है, टू बेसिकली कौन सा मूवमेंट? द इन्वायरमेंट मूवमेंट और क्लाइमेट मूवमेंट, राइट। तो वुमेन इज बेसिकली a particular kind of a movement where particular kind of a movement where women are at the forefront and a mainstream and basically taking the place of leadership in the way of climate justice, climate to save the climate, environment, right? समझ रहा? चिपको मूवमेंट 1970s में हिमालय में उत्तराखंड में हुआ था। वुमेन हग द ट्रीज टू प्रिवेंट कमर्शियल हॉगिंग से, इसलिए चिपको बात। इकोलॉजी इज परमानेंट, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ठीक है। इकोलॉजी ने इकोनॉमी को कनेक्ट किया है, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था, जो बेसिकली इसकी लीडरशिप के वन ऑफ द लीडर थे। बैकग्राउंड 1970s में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चिपको के बारे में आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देना है। 1973 चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकल कम्युनिटीज कमर्शियल एक्सप्लोटेशन होता है कि ट्रीज को काटा जाता है, तो ट्रीज को हक किया था उन्होंने, ठीक है। ऐसे बिश्नोई मूवमेंट को तरह भी जाना जाता है, ठीक है। मेन लीडर्स सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट एंड गौरा देवी जी। गौरा देवी जी इज क्वाइट फेमस, राइट। Why it is called a eco-feminist movement? Let's see. Women and nature. Women depended directly on the forest for fuel, fodder, water and household, ठीक है, needs. Women leadership देखी गई थी कि वो प्रोटेक्टिंग कर रही थी फिजिकली, बेसिकली हगिंग द ट्रीज। critics of the exploitation. Ecofeminism argues that both women and nature are exploited under the patriarchal capitalist system. तो बेसिकली नेचर को एज अ वुमेन डोनेट किया गया है और बताया कि कैसे पेट्रियार्की एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज एंड कैपिटल आइडियोलॉजी में दोनों को मतलब एक्सप्लॉइटेट किया जाता है। थिंकर्स है वंदना शिवा, अचीवमेंट्स उनके देख लेना। इंक्रीज इन्वायरमेंट अवेयरनेस, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल फेलिंग्स, करंट एग्जाम्पल्स में वुमेन्स पार्टिसिपेशन, क्लाइमेट जस्टिस, फॉरेस्ट राइट्स मूवमेंट, ठीक है। एक कंक्लूजन ही हो गया। एग्जामिन द तहरी बचाओ आंदोलन एंड इट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल टू सेव द हिमालयस रीजन। जस्ट लाइक द चिपको मूवमेंट, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेम दे देंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हो सकता है। तो आप सोचे हाउ टू यू बेसिकली गो विद द क्वेश्चन। तो जो भी टाइप ऑफ द मूवमेंट होगा, आपको जस्ट उसका एक बैकग्राउंड दे देना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहाँ का एरिया था, कौन से समय में हुआ था, क्या क्या पर्सनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व थी। फिर उसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसको बॉडी में लिखना है। फिर उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड बता के, करंट एग्जाम्पल बता के, थिंकर से सपोर्ट करके कोटेशन लिख के कंक्लूजन कर देना है, ठीक है। तहरी बचाओ आंदोलन नॉन वायलेंट मूवमेंट था, ठीक है, जो बेसिकली ऑन द लाइन्स ऑफ गांधी जी था। भागीरथी रिवर उत्तराखंड के एरियाज में था, ठीक है। तहरी डैम भी आपको देखने को मिलेगा, राइट, वहीं से आप देख सकते हैं। मूवमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन शुड बी आर गोल, सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था, जो बेसिकली रिलेटेड टू द चिपको मूवमेंट है, लीडर है। तहरी डैम रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो तहरी डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिससे डिप्लेसमेंट ऑफ द पीपल हो रहा था। सिस्मिक रिस्क बढ़ रहे थे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इमरजेंस ऑफ विलेजेस एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट। रोल ऑफ नॉन वायलेंस, सत्याग्रह की काम किया था, पीसफुल रेजिस्टेंस हुआ था, हंगर स्ट्राइक किया गया था, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई गई थी, मेजर कंसर्न क्या था। अब इसमें देखिए ये लद्दाख में जो ये जो लद्दाख रीजन को 6 शेड्यूल में लाने की बात की, तो उसमें भी फास्टिंग के थ्रू ही किया गया था, पीसफुल रेजिस्टेंस। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हंगर स्ट्राइक, पीसफुल रेजिस्टेंस, पब्लिक अवेयरनेस थ्रू द डिजिटल मीडिया, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई थी। मेजर कंसर्न इन्वायरमेंट, डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सोशल चेंजेस में देख लेना आप। थिंकर्स वही भगवाना जी, रामचंद्र गोवा, ये जो फेमस राइटर्स हैं, ठीक है, एंड हिस्टोरियंस भी हैं। तो रेलिवेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंक्लूजन, राइट अ एसे ऑन द साइलेंट वैली मूवमेंट एज एग्जाम्पल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट, ठीक है।
Let's move to again, you just write to down the historical background about it. तो साइलेंट वैली मूवमेंट वॉज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट मूवमेंट था. केरला ड्यूरिंग 1970s में हुआ था. हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाया जा रहा था जो बेसिकली इकोलॉजिकल रिच साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा था. द एनवायरमेंट इज वेयर वी ऑल मीट, लेडी बर्ड जॉनसन ने कहा था. कीवर्ड्स देख लेना, सिविल सोसाइटीज इन्वॉल्वमेंट होगा, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करी जाएगी, ठीक है, एनजीओस आ जाएंगे, फिर इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की बात होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. बैकग्राउंड, केरला गवर्नमेंट प्लान हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, साइलेंट वैली रीजन में साइंटिफिक एनवायरमेंटिस्ट वांट द प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द यूनिक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम. व्हाई इट इज इन द न्यू सोशल मूवमेंट. व्हाई इसको सोशल मूवमेंट, न्यू सोशल मूवमेंट क्यों कहा जाता है? व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोशल मूवमेंट. तो क्लास बेस्ड मूवमेंट था, ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड मूवमेंट था. न्यू सोशल मूवमेंट फोकस ऑन environment, human right, identity and quality of life. So why or not you basically consider Chipko movement as a new social movement? Just that's the question. Silent Valley movement emphasized ecological protection rather than economic gain. Economic gain नहीं था, वो basically protection की ही बात हो रही थी. Participation movement involved scientists, students, stakeholders भी लिख सकते हैं. Participants को आप example में stakeholders भी लिख सकते हैं. If you don't want to write the term participant, alternative you just write the term of stakeholders. Civil society organization major contribution biodiversity protection, environment awareness, policy impacts, civil societies demonstrates power to collective democratic actions की बात हो रही है. public opinion की बात भी होती है यहाँ पर. थिंकर्स रामचंद्र गुहा, माधवगिरी की ये भी बहुत ही अच्छे historians and writer हैं. करंट एग्जाम्पल्स, साइलेंट वैली मूवमेंट, वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयस की बात, हॉटस्पॉट्स रीजन की बात होती है. एंड द कंक्लूजन. अब हमारा आ गया राइट शॉर्ट नोट पे. पंचीमाड़ा कैंपेन इन केरला एंड द ग्रीन पीस मूवमेंट. यू जस्ट राइट अ शॉर्ट नोट, मतलब आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यू हैव जस्ट राइट 200 वर्ड्स इन ईच, ठीक है. पंचीमाड़ा कैंपेन इन केरला देख लेते क्या है. पंचीमाड़ा कैंपेन वॉज अ मेजर मूवमेंट, सोशल जस्टिस मूवमेंट था. पंचीमाड़ा विलेज पलक्का डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में था. ऑपरेशन ऑफ द कोकोआ कोला bottling plant movement was began to do when the local community alleged that the excessive groundwater extraction by the company caused several water scarcity and environment degradation. तो water scarcity बेटा, water is life not the community, ठीक है. keywords हैं कोको कोला प्लांट, ग्राउंड वाटर डेली बेवरेजेस प्रोडक्शन, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन हो रहा था, ड्रिंकिंग वाटर स्कार्स हो रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो रही थी, वाटर क्वालिटी डिस्ट्रॉयड हो रही थी, डिट्रॉयटेड होती थी, ठीक है. एंड द ग्रुप नेचर ऑफ द मूवमेंट कैसा था, गांधी नॉन वायलेंट मेथड्स पे था, ठीक है. सिट इन्स धरना, सिट इन्स मतलब धरना बेस था. पीसफुल प्रोटेस्ट, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात, पब्लिक ओपिनियन, सिग्निफिकेंस, एनवायरमेंट जस्टिस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी भी थी, वाटर राइट्स मूवमेंट था. आउटकम्स क्या थे, केरला गवर्नमेंट इवेंचुअली डिनाइड दिस रिन्यूअल, ठीक है. करंट एग्जांपल्स में डिबेट रिगार्डिंग द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, वाटर कंजर्वेशन, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. एंड द कंक्लूजन, ग्रीन पीस मूवमेंट, ठीक है. ग्रीन पीस इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो ग्रीन पीस इज अ काइंड ऑफ एनजीओ, right? It is an NGO basically founded in 1971 in Canada. Greenpeace work globally to protect the environment through peaceful activism, scientific research and public awareness, ठीक है. The future depends on what we do in the present. महात्मा गांधी जी, ठीक है. Future depends on what we do in the present, right? Peaceful movement, activism, climate change. अच्छा, इससे मुझे इस थॉट से मुझे ये है, कुछ लोग बोलते हैं कि be in the present, don't think about the future, but basically you think about the future, then आपका present जो है वो फ्यूचर की थिंकिंग में मॉडिफाई होता है. अभी आप पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपने फ्यूचर मतलब कल के एग्जाम के बारे में सोचा तभी आप पढ़ रहे हैं, परसों के एग्जाम के बारे में पूछा तभी आप पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली योर फ्यूचर इज डिफाइनिंग योर प्रेजेंट, राइट, नॉट योर पास्ट. तो जस्ट नॉट लुक अप द पास्ट, जस्ट गेट द लेसन फ्रॉम द पास्ट, बट फ्यूचर इज बेसिकली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रेजेंट, ठीक है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, ओशन कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, है ना, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन. नॉन वायलेंट एक्शंस, पीसफुल क्या क्या है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, साइंटिफिक एडवोकेसी, ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात होती है, नेशनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होती है. मेजर कैंपेन, क्लाइमेट चेंज कैंपेन, एंटी न्यूक्लियर कैंपेन भी चला था टू अपोज क्लियर टेस्टिंग एंड हजार्डेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, लॉगिंग, डिफोरेस्टेशन की बात, इलीगल, जैसे कि पुष्पा मूवी थी जिसमें रेड सैंडलवुड की इलीगल स्मगलिंग की जाती थी, जहाँ पर जापान में उसको जाके कुछ पियानो टाइप्स कुछ बनाते थे, आई थिंक वायलिन टाइप, आई डोंट नो द, यस. तो रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की जाती है, कहाँ से,
These are from the Western Ghat area of the Arunachal Pradesh. What are the term? शेरशाह यस, शेरशाह के जंगलों से रेड सैंडलवुड की स्मगलिंग की जाती है, लीगल स्मगलिंग। ये पुष्पा मूवी से पता चला मुझे, राइट। और इसमें क्वेश्चन भी आता है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ओशन कंजर्वेशन, थिंक एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंटलिज्म, कार्सन, वंदना शिवा, क्रिटिसिज्म एंड करंट एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं ग्रीन पीस कंटिन्यूज टू कैंपेन अराउंड द क्लाइमेट एक्शन, कंक्लूजन आके, ठीक है। 5 अगर रिविजन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो 5 मार्क रिवीजन पॉइंट्स ये आप देख लेना, थोड़े आपको तुरंत रिवीजन पॉइंट्स करने हैं तो ये हो गए, ठीक है। तो बेसिकली वी कम टू द थिंग। तो हमने सारे MGPEA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो दीज थिंग्स बेसिकली विल कम इन द एग्जाम, क्योंकि ये बेसिकली 3-4 सालों के पेपर के एनालिसिस पे बना है। बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक्स थे, तो यही टॉपिक्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आएगा। आपको कंटेंट मिल चुका है, आपको आंसर राइटिंग मिल चुकी है, कोटेशन, थिंकर सब मिल चुके हैं, right? Just mug up these things and just produce in the exam, and you are set to for the high marks, right? So thank you everyone for watching this session, and stay tuned for our next classes. Thank you everyone.